आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, आदरणीय जवाहरलाल कौल साहब, सभा में उपस्थित सभी आदरणीय जन और मित्रों, इस बार स्मारक व्याख्यान नीरजा चौधरी को देना था। बहुत पहले मैंने उनसे बात की थी और वो तैयार भी थी। उनका विषय तो वो स्वयं बताती, लेकिन उनके पारिवारिक कारणों से वो आज इलाहाबाद में हैं और इस वजह से ये जिम्मेदारी, ये सवाल आया कि स्मारक व्याख्यान अब कौन दे। तो हम लोग प्रभास पर्व के लिए समय समय पर छोटी बड़ी बैठकें करते हैं और उसी एक बैठक में जब मैंने हेमंत जी को बताया कि नीरजा जी उपलब्ध नहीं हैं, तो इन्होंने कहा कि ये इस बार स्मारक व्याख्यान आपको देना है। अब हेमंत जी का आदेश है और विषय भी उन्होंने ही निर्धारित किया। तो ये विषय बड़ा है और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में इस विषय को रख सकूं। महान फिल्मकार सत्यजीत रे की भूतहा कहानियों का एक संकलन आया है। उसे अगर आप पढ़ें तो हर कहानी एक आनंददायक डर पैदा करती है। 50 साल पहले की इमरजेंसी की कहानियाँ भी कुछ इसी तरह की हैं। शुरुआत में इमरजेंसी ने खौफनाक डर पैदा किया और उसके अंत में आनंददायक डर। आचार्य जेबी कृपलानी ने अपने संस्मरण में लिखा है और उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि इमरजेंसी यानी तानाशाही 1975 में आई। तो उन्होंने, आचार्य कृपलानी ने अपने मेमोयर में लिखा कि उसकी शुरुआत तो कांग्रेस विभाजन से हो गई थी, यानी 1969 से। और उन्होंने बड़े अफसोस के साथ ये भी लिखा कि मुझे अफसोस है कि कांग्रेस के नेताओं ने इंदिरा गांधी की मनमानी को बेंगलोर में स्वीकार कर लिया था। वो एक कहानी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। 21 जुलाई कल है, आज है 20 जुलाई। 21 जुलाई 1975 एक महत्वपूर्ण तारीख है और इसलिए महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि 21 जुलाई 1975 को पहली बार लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपनी जेल डायरी की शुरुआत की और उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा कि मैंने मान लिया था कि एक लोकतांत्रिक देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत करेंगी तो शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन को पराजित करने के लिए सभी साधारण असाधारण कानूनों का इस्तेमाल करेंगे, परंतु ऐसा नहीं होगा कि वो लोकतंत्र को ही खत्म कर देंगे, उसकी जगह एक अधिनायक व्यवस्था कायम कर देंगे। ये जेपी की जेल डायरी का ये पहला दिन है
और मैं ये मानता हूँ कि जेपी जब गिरफ्तार हुए तो या गिरफ्तार किए गए तो उनको ये उम्मीद थी कि बिहार में उनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग सड़क पर आएंगे, दिल्ली में आएंगे, और जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो करीब 20 दिनों तक, ये मेरा मानना है, मैंने बाद में जेपी से इस बारे में पूछा भी था, तो वो 20 दिनों तक करीब करीब सदमे में थे कि एक चलते हुए आंदोलन के बावजूद जब उसका सबसे बड़ा नेता और उसके समकक्ष सभी विपक्ष के नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो अचानक सन्नाटा कैसे छा गया। और कल 21 जुलाई 2025 होगी। संयोग है कि 21 जुलाई 1975 को पहले ही दिन जब जेपी जेल डायरी लिख रहे हैं तो इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि लोकसभा यानी पार्लियामेंट 21 जुलाई को ही शुरू हुई थी इमरजेंसी में, और कल 21 जुलाई 2025 है, 50 साल हो। चंद्रशेखर उन दिनों रोहतक जेल में थे, बाद में पटियाला जेल में गए। चंद्रशेखर जी की जेल डायरी 26 जून से शुरू होती है। चंद्रशेखर जी की जेल डायरी 26 को उन्होंने क्या लिखा, बहुत समय लगेगा। मैं 22 जुलाई 1975 को जो उन्होंने जेल डायरी लिखी है उसके कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि आज मैंने रेडियो पर प्रधानमंत्री का भाषण सुना, संसद शुरू हो गई है, संसद की कार्रवाई भी मैंने सुनी, और फिर वो टिप्पणी करते हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण से, प्रधानमंत्री माने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भाषण से ऐसा लगता है कि वे इस देश की एकमात्र जनहितैषी हैं, और ये उनका व्यंग भी है। और फिर कहते हैं कि हालात में कोई तब्दीली नहीं हुई है, यानी इंदिरा गांधी के जो दावे हैं उसको सरासर उन्होंने नकारा। 50 साल बीत गए हैं, और 50 साल बीतने के बाद जैसा तीव्र जिज्ञासा 1977 में थी कि इमरजेंसी क्यों लगी, इमरजेंसी की वजह क्या थी, इमरजेंसी के दिनों में क्या हुआ, ये एक अलग अध्याय है। लेकिन एक मूल सवाल जो तब था वो आज भी है कि इमरजेंसी क्यों लगी, और उसके साथ सवाल दूसरा होता है कि क्या क्या हुआ। इस सवाल में दो पक्ष हैं। एक पक्ष है जो जिज्ञासु है, वो जानना चाहते हैं कि इमरजेंसी क्यों लगी, और दूसरा पक्ष है जो जिज्ञासु हैं वो भारत का नागरिक है, वो रिसर्च स्कॉलर है, वो विश्वविद्यालयों का प्रोफेसर है, वो पत्रकार है, साधारण लोग हैं जो वो जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में इमरजेंसी की कोई ज़रूरत थी। और इमरजेंसी के जो समर्थक थे तब और आज भी वे परोक्ष रूप से, प्रकारांतर से, छद्म रूप से आज भी वे इमरजेंसी के समर्थक हैं, तो वो दूसरा सवाल पूछते हैं, और उनका सवाल है, उनकी टिप्पणी है कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं। और अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बयान दिया, और वो अक्सर ये बयान देते हैं कि आज अघोषित इमरजेंसी है। अब ये इमरजेंसी क्यों लगी और आज अघोषित इमरजेंसी है,
इसके बीच में सामान्य आदमी जब खोजता है कि दरअसल हम खोजें कि सच क्या है, तो एक और सच जानने में बड़ी बाधा पिछले 50 सालों से चली आ रही है, आज भी है, और वो बड़ी बाधा है बौद्धिक प्रपंच की। हमारे देश के बड़े बौद्धिकों ने एक ताना बाना बुना हुआ है और एक लाइन ले ली है कि इमरजेंसी के लिए जितना इंदिरा गांधी दोषी हैं उतने ही जेपी भी दोषी हैं। क्या यह सच है? प्रभास जी का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। प्रभास जी उन श्रेष्ठ पत्रकारों में थे, और केवल वो पत्रकार नहीं थे, उनके व्यक्तित्व के अनेक आयाम थे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभास जी ही वह व्यक्ति थे जो गांधी शांति प्रतिष्ठान से जेपी को लेकर रामलीला मैदान 25 जून की शाम गए थे और रामलीला मैदान से उन्हें वापस लाए थे, उनको खाना खिला करके सुला करके और फिर राजघाट के अपने निवास पर पहुँचे। और उन्होंने उसको लिखा भी है। 2009 में उन्होंने अपने एक लेख में लिखा जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद उन्होंने लिखा कि जेपी ने जो कुछ कहा वहाँ उसको हूबहू यानी शब्दशः मैंने नोट किया। और फिर उन्होंने जेपी का कोट दिया। जेपी का जो उन्होंने कोट दिया है उसको अगर पढ़ेंगे आप, तो जो इंदिरा गांधी ने रेडियो पर दावा किया जेपी का नाम लिए बगैर, उसकी असलियत क्या है आप जान सकेंगे। और दूसरे किसी किताबों से खोजने के बजाय मैं आपसे कहूँगा कि घंटी तो बजनी ही है। पिछले साल जो प्रभास जी के लेखों की किताब हमने छापी उसमें ये लेख है, घंटी तो बजनी ही है। 2 किताबें हम लोगों ने उस पिछले साल निकाली थी उनके लेखों की। ओटन लगे कपास एक किताब है, दूसरी किताब है घंटी तो बजनी ही है। घंटी तो बजनी ही है में वो लेख है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर इमरजेंसी के बारे में जिज्ञासा हो, जेपी की भूमिका के बारे में आपके मन में जिज्ञासा हो, तो आप उस लेख को ज़रूर पढ़ें। और वो लेख जेपी की तारीफ में नहीं है, जेपी आंदोलन की तारीफ में भी नहीं है। उस लेख का शीर्षक दिया था प्रभास जी ने, जेपी आंदोलन की दुविधा। और मैं जेपी आंदोलन का कार्यकर्ता रहा हूँ। प्रभास जी ने जो लिखा है उसको मैं 100% सही मानता हूँ। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बौद्धिक प्रपंच में जो हमें उलझा दिया गया है, हमको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। भ्रांति और क्रांति 2 शब्द हैं। भ्रांति से हम निकलें और जेपी की जो क्रांति थी उसकी वास्तविकता को जानें। 25 जून और 26 जून ये भी एक भ्रांति थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस बात का श्रेय है और उनकी सरकार को इस बात का श्रेय है कि कम से कम एक भ्रांति तो दूर हुई। हमारे जैसा मैं स्वयं ये मानता हूँ या मानता रहा हूँ और कहता रहा हूँ कि हमको इमरजेंसी का दिन 26 जून मानना चाहिए। तो मेरी ये जो मेरा आग्रह होता था उसका कारण ये था कि 26 जून को ही रेडियो पर घोषणा की गई, लेकिन भारत सरकार ने खोजा और जिस दिन संविधान हत्या दिवस की घोषणा हुई तो उस दिन मैं चौंका
और चौंका ही नहीं बल्कि मेरे अंदर एक प्रतिरोध का भाव भी आया। तो मैंने अपने मित्र अजय सिंह को फ़ोन किया, जो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के मीडिया सलाहकार हैं, और मैंने कहा कि अजय सिंह जी, आप तो वहाँ हैं, ये भारत सरकार ने क्यों 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? 25 जून तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया और कहा कि राष्ट्रपति के कार्यालय में, कैबिनेट सेक्रेटरीट में जो दस्तावेज हैं वो सबकी छानबीन की गई है, और उन दस्तावेजों की छानबीन के बाद ये पाया गया कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने 11:45 पर अंततः उस कागज़ पर दस्तखत कर दिया जो इमरजेंसी की घोषणा करता है। मैं आऊँगा कभी इस सिलसिले में, आपको बताऊँगा कि इमरजेंसी घोषणा की जो संविधान की प्रक्रिया है उसका उल्लंघन हुआ, लेकिन वो विषय अलग है। इस बार 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया और अमित शाह जी का उसमें उद्बोधन था। अमित शाह जी ने जब अपना भाषण शुरू किया, मैं वहाँ था, मैंने सुना। वे बोले कि संविधान हत्या दिवस थोड़ा कठोर शब्द है, और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। आप सोचिए कि ये कठोर शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जब गहरी निद्रा हो तो कठोर शब्द ही दरअसल उस नींद को तोड़ता है, और इसलिए भारत सरकार ने अगर संविधान हत्या दिवस घोषित किया है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक भ्रम दूर हुआ कि 25 जून इमरजेंसी थी या 26 जून इमरजेंसी थी। अब इस देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां इस भ्रम में नहीं रहेंगी, और फिर वो खोजेंगे कि क्यों और कैसे इमरजेंसी लगाई गई। मैं अपने अध्ययन के आधार पर, इमरजेंसी में मैं बंदी था, लेकिन इमरजेंसी के बाद से और अब तक इमरजेंसी पर जितनी भी किताबें आई हैं, जितने लेख छपे होंगे, जिनको मैं देख सका, पढ़ सका, तो मैं ये कहूँगा कि समय समय पर जो किताबें आई हैं, आती रही हैं, आते रहेंगी अभी, उनको देखने और अपने अनुभव के आधार पर और तथ्यों की और छानबीन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर हूँ कि इमरजेंसी ज़रूरी नहीं थी। इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। इमरजेंसी लगाई इसलिए ही गई कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद खो जाने से डरी हुई थी, और कोई कारण नहीं। और इसके प्रमाण जगह जगह उपलब्ध हैं। मैं थोड़े समय में, मैंने आपसे कहा कि अपनी बात पूरी करूंगा, इसलिए 2-3 प्रमाणों की बात करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जनता सरकार ने जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, और जस्टिस शाह की रिपोर्ट साल भर बाद आ गई। मैं जस्टिस शाह की रिपोर्ट के कुछ अंश, उसके पहले हिस्से की मैं आपको बताऊं कि जस्टिस जेसी शाह की रिपोर्ट 3 खंडों में है। मैं जिसका संदर्भ दे रहा हूं वो पहले खंड का है। जस्टिस जेसी शाह ने एक बहुत, जिनको भी इमरजेंसी के बारे में जानना हो, मैं आपसे कहूँगा कि जस्टिस जेसी शाह के रिपोर्ट का जो पहला हिस्सा है उसको आप पढ़ें।
क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ें कि 12 जून से 25 जून के बीच क्या हुआ, इसकी पूरी छानबीन जेसी शाह ने की। सबको बुलाया, मुख्यमंत्रियों को बुलाया, जो प्रधानमंत्री के निवास में जो राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा था, उस षड्यंत्र के जो हिस्सेदार थे, उन सबको समन किया, सबको बुलाया और सबने गवाही दी, इंदिरा गांधी को छोड़कर। उस पर मैं आऊँगा बाद में। दिल्ली के उपराज्यपाल उस समय थे कृष्णचंद, और दिल्ली के उपराज्यपाल से जेसी शाह ने पूछा, वो अपने बार बार अपने जो कुकृत्य हैं उसको कबूल रहे थे। तो न्यायमूर्ति जेसी शाह ने उनसे पूछा कि आपकी अंतरात्मा इन कुकृत्यों के बारे में क्या कह रही थी? उपराज्यपाल कृष्णचंद के चेहरे पर शर्म और हया नहीं थी। अंतरात्मा का प्रश्न कहाँ था? न्यायमूर्ति शाह ने पूछा कि आपको अपना दिमाग तो लगाना चाहिए। कृष्णचंद ने कहा कि अंतरात्मा का प्रश्न कहाँ था? तो शाह ने कहा कि आपको अपना दिमाग तो लगाना चाहिए था। तो कृष्णचंद का उत्तर है, जब प्रधानमंत्री का प्रश्न हो तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। और 12 जून से 25 जून के बीच कृष्णचंद ने ही, यानी उपराज्यपाल ने ही शाह को बताया, शाह आयोग को बताया कि जिन जिन नेताओं को दिल्ली में गिरफ्तार किया जाना था उसकी सूची प्रधानमंत्री के निवास पर एक पुलिस का अफसर तैयार कर रहा था और वो सूची मेरे पास भेज दी जाती थी। दूसरी बात राज्यपाल उपराज्यपाल ने जो बताई, उससे संबंध जेपी का है। जेपी की जो रैली 25 जून को हुई, वो रैली 24 जून को होनी थी और 23 जून को उपराज्यपाल को वो लिस्ट 200 लोगों की भेज दी गई थी, इंक्लूडिंग जेपी, कि उन्हें गिरफ्तार करना है, पहले जेपी को और उसके बाद बाकी 200 लोगों को। रैली टल गई तो गिरफ्तारी की कार्रवाइयाँ 25 जून को हुई। यानी जेपी ने जो 25 जून को भाषण किया, अगर बिपिन चंद्र जैसा बेईमान इतिहासकार ये कहता है कि जेपी के भाषण से इमरजेंसी लगाई गई, तो उसे माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। जेपी का भाषण होता या ना होता, इमरजेंसी 25 जून को इसलिए लगाई गई क्योंकि 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को कोई राहत नहीं दी। वो मांग कर रही थी, उनके वकील मांग कर रहे थे, वीआर कृष्ण अय्यर वेकेशन जज थे और वो मांग कर रहे थे कि टोटल स्टे दे दीजिए जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले पर। लेकिन वीआर कृष्ण अय्यर ने पार्शियल स्टे दिया, और पार्शियल स्टे का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो रह सकती हैं, लोकसभा भी जा सकती हैं, लेकिन लोकसभा की सदस्य नहीं रह सकती, इसलिए उसके रजिस्टर पर दस्तखत नहीं कर सकते। अब ये ऐसा फैसला था जिसमें इंदिरा गांधी के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वे लोकतांत्रिक होती तो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाती और नेता किसी को चुनवा देती। उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना। उन्होंने जो रास्ता चुना हम सब जानते हैं। और दूसरी बात जो जेसी शाह की रिपोर्ट से निकलती है कि एक
एक कैबिनेट थी और एक किचन कैबिनेट थी। कैबिनेट शून्य थी, मरणावस्था में थी। किचन कैबिनेट सक्रिय थी और किचन कैबिनेट का सरदार था संजय गांधी, मुंशीलाल आदि आदि। और उस किचन कैबिनेट की मीटिंग एक सफदरजंग रोड पर इंदिरा गांधी के निवास पर होती थी। अफसर भी वहीं बुलाए जाते थे, आदेश भी वहीं से जारी होता था। और किचन कैबिनेट ने जो निर्णय किए उससे संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ, विपक्ष और जनता पर अत्याचार के रास्ते खुले। ये 12 जून से 25 जून में, आप जानते हैं कि 12 जून वह तारीख है जब इंदिरा गांधी को 3 तरफ से चोट लगी। सुबह डीपी धर की मृत्यु हो गई जो उनके दाहिने हाथ थे। 10:कुछ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया और 4 बजे गुजरात विधानसभा का चुनाव कांग्रेस हार गई। याद रखिए, गुजरात विधानसभा का चुनाव इंदिरा गांधी खुद लड़ रही थी और उसमें जब पराजय हुई तो वो पराजय भी इंदिरा गांधी की पराजय थी। इंदिरा गांधी की जो मनोदशा थी उस समय, उस मनोदशा का चित्रण एक बहुत अच्छी किताब है, उसमें है। प्रोफेसर पी.एन. धर इंदिरा गांधी के प्रमुख सचिव थे और पी.एन. धर ने अपने मेमोयर में लिखा है कि राजनीतिक लक्ष्य पाने के लिए किसी भी साधन को अपनाने की प्रवृत्ति इंदिरा गांधी में थी। यानी इंदिरा गांधी में एक तानाशाह जिंदा था, बचपन से लेकर और उनके मरने तक। दूसरा मैं एक प्रमाण आपको बताना चाहता हूं और बात अपनी जल्दी में समाप्त करूंगा। सेमिनार का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत अच्छी मैगजीन हुआ करती थी। रमेश थापर और राज थापर उसको निकालते थे। राज थापर का मेमोयर आया 1992 में। कांग्रेस का अधिवेशन था तिरुपति में और प्रभास जी ने मुझे कहा कि तिरुपति अधिवेशन में आपको स्वयं जाना चाहिए। हमारे जो जनसत्ता में विशेष संवाददाता कांग्रेस कवर करते थे उनको मैंने भेज दिया था, लेकिन प्रभास जी ने कहा कि आपको स्वयं भी जाना चाहिए। मैं गया और जाने से पहले मैंने खान मार्केट में बारी ब्रदर्स गया। मुझे मालूम हो गया था कि राज थापर की किताब आ गई है, तो ऑल दीज ईयर्स राज थापर की किताब मैं साथ ले गया। मैं पढ़ता रहा उसको, लेकिन मैं राज थापर की किताब इसलिए पढ़ता था कि कम्युनिस्टों की जो असली कहानी है वो उसमें जान सकूं। कुछ महीने पहले मैंने राज थापर की किताब को दोबारा पढ़ा और उसके 2-3 अध्याय आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। राज थापर और रमेश थापर जब कनॉट प्लेस के मल्होत्रा बिल्डिंग में उनका दफ्तर था, 12 जून को दोनों जब दफ्तर पहुंचते हैं तो उनके दफ्तर का सहायक कहता है कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई हैं, वो मुकदमा हार गई हैं। उनको विश्वास नहीं हुआ, और विश्वास कैसे हो? अटल बिहारी वाजपेयी 12 मई या 12 जून, हाँ 12 मई 1975 को रांची में थे। सीनियर जर्नलिस्ट बलबीर दत्त ने उनसे पूछा कि इलाहाबाद के मामले में क्या होगा, तो वाजपेयी जी ने अपने लहजे में कहा कि कौन है जज जो प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला देगा, लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा ऐसे जज थे। राज थापर ने रमेश से कहा कि गिरिराज जैन को फ़ोन करो और पूछो कि क्या बात सही है। गिरिराज जैन ने कहा कि हाँ सही है। तत्काल राज थापर ने रमेश थापर को दूसरा आदेश दिया, और वो आदेश दे सकती थी। कहा कि इंदिरा गांधी को फ़ोन करो
और रमेश थापर ने इंदिरा गांधी को फ़ोन किया। जो लोग उस समय के एक सफदरजंग रोड को जानते हैं उनको याद होगा कि वहाँ उषा भगत नाम की महिला बैठती थी जो इंदिरा गांधी के लिए फ़ोन उठाती थी। उषा भगत ने फ़ोन उठाया। रमेश थापर ने कहा कि इंदिरा गांधी से मुझे बात करनी है। तो उषा भगत ने कहा कि मैं पूछती हूँ, और उन्होंने पूछा। इंदिरा गांधी ने कहा कि रमेश से कहो मिलना चाहते हैं तो आ जाएं, लेकिन मैं अलग से बात नहीं कर पाऊंगी। राज थापर चाहती थी कि इंदिरा गांधी को रमेश थापर और मैं दोनों मिलकर के ये कहें कि आप चाटुकारों और चांडाल चौकड़ी के पक्ष के कहने में मत जाइए, आप लोकतांत्रिक तरीका अपनाइए। लेकिन जब रमेश थापर को लाल झंडी मिली तो दोनों ने तय किया कि ये महिला तानाशाही के रास्ते पर जाएगी। और 12 जुलाई को जो पहला अंक निकाला सेमिनार का इमरजेंसी के घोषणा के बाद, वो गांधी पर निकाला। और जब उस अंक को निकालने के बाद उस अंक की तैयारी में रोमिला थापर उस अंक को पढ़कर लंदन गई थी। रोमिला थापर ने अपनी बहन राज को कहा कि ये तुम्हारा आखिरी अंक होगा, और वही हुआ। 12 जुलाई को सेंसर की नोटिस आ गई। तो रमेश थापर ही थे जिन्होंने प्रोफेसर पीएन धर को इंदिरा गांधी से मिलवाया था। रमेश थापर ने पीएन धर को फ़ोन किया। पीएन धर ने कहा कि रात को घर आ जाइए। 12 जुलाई की रात को खाना खाने के बाद लान पर टहलते हुए, और पीएन धर जब जहाँ रह रहे थे वो विद्याचरण शुक्ल के घर के बगल में रह रहे थे। घर के अंदर पीएन धर भी, पृथ्वीनाथ धर भी बात करने का साहस नहीं जुटा रहे थे, इसलिए लान पर टहलते हुए बात की और राज से कहा कि देखो इस महिला का विवाह क्या टूटा, ये दुनिया भर के पुरुषों के खिलाफ खड़ी है, ये पीएन धर कह रहे हैं। और इसलिए आज इमरजेंसी का सच और इंदिरा गांधी का झूठ मैं कहूँगा कि जानना आसान है। इसलिए जानना आसान है कि क्योंकि जो कुछ तथ्य मैंने बताया आपके सामने वो प्रामाणिक तथ्य हैं, प्राइमरी सोर्स उपलब्ध है, तथ्यों का पूरा खजाना उपलब्ध है, और इन तथ्यों से कार्य कारण के संबंधों का कोई भी विश्लेषण कर सकता है। बिशन टंडन की डायरी 2 खंडों में है, रोज रोज की डायरी है। मैं बिशन टंडन की अभी मुझे अफसोस है कि कुछ दिन पहले बिशन टंडन जी चले गए, 7 जुलाई को चले गए। बिशन टंडन रोज डायरी लिखते थे, हिंदी में डायरी लिखी थी उन्होंने। तो जिन लोगों को इमरजेंसी का सच जानना है, मेरा अनुरोध होगा कि आप बिशन टंडन की 2 खंडों की डायरी देखें, प्रोफेसर पीएन धर का मेवार देखें, शाह आयोग की जांच की रिपोर्ट देखें, राज थापर की ऑल दीज ईयर्स पढ़ें, और चंद्रशेखर की मेरी डायरी पढ़ें। चंद्रशेखर की मेरी डायरी कांग्रेस के अंदर क्या घटित हो रहा है इसको अगर जानना हो उस दौर में, तो रोज रोज उन्होंने टिप्पणी की है। और बेबाक टिप्पणी नहीं की, केवल बेबाक टिप्पणी नहीं की है, उनकी टिप्पणी से आप समझ सकेंगे कि उनका संबंधों का जो दायरा था वो कितना बड़ा था, और सूचनाओं का तंत्र उनका अपना ऐसा था जिसमें कोई बात उनसे छुपी नहीं रह सकती थी। और चंद्रशेखर जी के जीवन के आखिरी दिनों तक ये सिलसिला चला। मैं ये कहूँगा कि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की लक्ष्मण रेखा लांघी। इमरजेंसी लगाना एक राजनीतिक षड्यंत्र था,
और उसके जो शिकार हुए, शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आखिरी हिस्से में 1 करोड़ लोग इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के नसबंदी के शिकार हुए, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। लाखों लोग जो जेल में, हजारों लोग जो जेल में गए, सैकड़ों लोग जो मारे गए, शाह आयोग ने इंदिरा गांधी को 20 दिसंबर 1977 से 9 जनवरी 1978 के बीच में समन किया, बार बार समन किया और उनसे 11 सवाल पूछे। हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने उन सवालों का जवाब नहीं दिया। अंततः शाह आयोग के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ने इंदिरा गांधी पर कानून की धाराओं के उल्लंघन का दोषी करार देकर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। इतिहास में पहली बार किसी पूर्व प्रधानमंत्री पर मजिस्ट्रेट की अदालत में 2 मामले दर्ज किए गए। झूठे और मनगढ़ंत आधारों पर अनावश्यक इमरजेंसी लगाने की यह सज़ा थी। मैंने अगर अधिक समय लिया तो मैं माफ़ी चाहूँगा। यह विषय बड़ा है, लेकिन मैंने इस विषय के एक पक्ष पर, यानी इमरजेंसी क्यों गैर ज़रूरी थी, वह बताने की कोशिश की। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आपने सुना, मैं आपका आभारी हूँ।